नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे के बारे में। ये क्या होता है, क्यों पड़ता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या ज़्यादा शक्कर खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर आपको एक्ने की दिक्कत है तो आपको अपनी डाइट में क्या नहीं खाना है। रमित बिलासपुर के रहने वाले हैं, 28 साल के हैं। उन्हें कई समय से एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। इलाज भी चल रहा है। उनका हमें मेल आया और उनके मेल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। रमित ने बताया कि जब भी उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था तो उनके घर वाले उन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीज़ें करते थे। अब उनमें से बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी थी जो काफ़ी नुकसानदेह भी थी और डॉक्टर्स ऐसी ट्रिक्स को करने से मना भी करते हैं। जैसे इस डर से कि मिर्गी के दौरे के बीच में रमित अपनी जुबान ना निकल जाएं, वो लोग क्या करते थे कि मुंह में चीज़ें ठूसने की कोशिश करते थे। नतीजा तो एक बार ये हुआ कि रमित चोक हो गए थे। अब रमित चाहते हैं कि हम एपिलेप्सी के बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। ये क्यों होता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे एक्सपर्ट से, ताकि अगर आपको या आपके जानने वालों में से किसी को भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पर सबसे पहले एपिलेप्सी क्या होता है ये जान लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में भी ऐसे हजारों सैकड़ों सर्किट होते हैं जिनके अंदर करंट का फ्लो होता है और इन सर्किट्स के कॉम्प्लेक्स एक जटिल संरचना समूह के द्वारा हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। अब अगर उसमें से किसी एक सर्किट में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसके चलते जो हमारे शरीर में जो लक्षण पैदा होंगे उसे हम सीजर यानी मिर्गी का दौरा कहते हैं। अगर किसी को किसी कारण से सिर्फ एक बार दौरा हो उसे सीजर कहते हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक बार अगर किसी को दौरे आए तो उसे एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी कहने का मतलब जब 2 से अधिक बार दौरे आए तो उससे उसके भविष्य में दौरों की पुनरावृत्ति बार बार दौरे होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में मरीज की जांच के बाद उसे लंबे समय तक मिर्गी के लिए दवाई देने की जरूरत पड़ती है। तो 60 to 70% केसेस में जब हम मरीज की जांच के दौरान ये पाते हैं कि ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनावट में गड़बड़ी आती है। जैसे कि किसी को, जैसे इंडिया में अगर हम इंडियन सेटअप में बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं कि पेट में जो होने वाले कीड़ा कृमि होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो घूमते घूमते ब्रेन में पहुंच जाते हैं, जिसे हम न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं। या ब्रेन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पड़ा होता है, या चोट के दौरान ब्रेन में कहीं पे खून के थक्के जम जाते हैं, या किसी को लकवा पड़ जाता है, या बचपन से ही उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ ऐसी बनावटी खराबी रह जाती है जिसके कारण से उसे बार बार दौरे पड़ने की संभावना होती है। जबकि 30 to 40% केसेज में सारी जांचों के बाद भी हम उसके जड़ तक या कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ जेनेटिक कारण हो या उसके सर्किट में कुछ इस तरह की संभावना हो। मिर्गी का दौरा क्यों पड़ता है ये आपको पता चल गया। अब जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको या किसी और को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। खासतौर पर जब पहली बार किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तब फौरन दिमाग की बत्ती नहीं जलती है और समझना मुश्किल हो जाता है। तो समझते हैं इसके लक्षण और इलाज, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब उस मिर्गी के दौरे के दौरान हमारे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस सर्किट में, ब्रेन के किस हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ हो। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में यानी फ्रंटल लोब का वो हिस्सा जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को नियंत्रित करता है, अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट हो तो उसके नतीजे से शरीर में झटके आ सकते हैं, जिसमें हाथ में अकड़न हो सकती है, हाथ में ऐसे ऐसे तेज तेज झटके आ सकते हैं, जिसे हम मोटर सीजर कहते हैं। उसी तरह से अगर सेंसरी कॉर्टेक्स में ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे सारे शरीर से संवेदनाओं को, सेंसेशन को लेकर के जाता है, उसे महसूस करता है, उसके एनालिसिस करता है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो तो हो सकता है शरीर के किसी हिस्से में थोड़ी देर के लिए अचानक से एबनॉर्मल सेंसेशन होने लग जाए, जैसे कहीं पर दर्द होने लग जाए थोड़ी देर के लिए, या जैसे चींटियां चल रही हो वैसा होने लग जाए, या कुछ अलग तरह की अनुभूति होने लगे। हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स यानी पीछे वाले हिस्से में अगर शॉर्ट सर्किट हो तो उसका काम कुछ देखना होता है, देखने संबंधित। तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब सी चीज दिखाई देने लगे, रोशनी दिखाई देने लगे, अचानक से लकीरें, रंग बिरंगी लकीरें दिखाई देने लगे, या कुछ स्वप्न सी स्थिति पैदा हो जाए।
लिम्बिक कॉर्टेक्स जो हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, अगर उसमें सीजर होने लग जाए तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो बदल जाए, वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लग जाए। हो सकता है अचानक से रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, या याददाश्त में कोई समस्या थोड़ी देर के लिए होने लग जाए, या किसी अलग भाषा में बात करने लग जाए। अब अगर किसी के साथ दौरे आ रहे हों, अगर हमारे सामने किसी व्यक्ति को दौरे आ रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, उसके हाथ पैर को बिल्कुल पकड़ने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शन जो जर्क्स आते हैं, झटके आते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, फोर्सफुल होते हैं। तो अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि उससे हमारे रोकने से वो दौरे रुक जाएंगे, बल्कि उसके उल्टे हो सकता है उसके शरीर में कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पे इंजरी हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए। तो ऐसा करने की कोशिश न करें। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उसे सीधे समतल सरफेस पे, एक समतल जगह पे, जमीन पे करवट की बल लिटा दें। उससे दो फायदे होंगे, अगल बगल किसी चीज से हाथ पे टकराएंगे नहीं तो उसे चोट नहीं लगेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो मुंह में झाग बनते हैं वो झाग सीधे बाहर की तरफ निकलेंगे, ना कि उसके सांस की नली में जा करके उसके सांस में रुकावट पैदा करेंगे। नंबर 3, कभी कभी जबड़ों में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, झटके आते हैं, तो अगर आसपास चम्मच जैसी कोई हार्ड वस्तु हो तो उसे दोनों दांतों के बीच में, जबड़ों के बीच में रख सकते हैं, ताकि हम टंग बाइट को रोक सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसे आसपास जूता सूंघने लग जाते हैं या चप्पल वप्पल उसके ऐसा बिल्कुल न करिए, बेवकूफ़ी भरी हरकत है। इससे मरीज को नुकसान ही देंगे, इससे मरीज को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। नंबर 4, बहुत बार ऐसा होता है कि मिर्गी के मरीज अपनी जेब में मिर्गी की दवाई लेकर के चलते हैं, और अगर कुछ झटके आने लगते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दवाइयों को उन्हें खिलाने की कोशिश करने लग जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ना करें ऐसा। जब भी किसी को झटका आ रहा हो तो वो बेहोशी की हालत में होता है वो व्यक्ति, उसके मुंह में कुछ भी न दे, पानी तो बिल्कुल न दे, कुछ भी न दे, क्योंकि वो मरीज उसे निगलने की स्थिति में नहीं होता है। अगर हम उसके मुंह में कुछ भी देंगे तो बहुत हद तक संभावना यह है कि वो उसके सांस के नली में जाके फंस जाएगी, उसकी सांस की नली रुक जाएगी और उसकी मौत हो सकती है। और क्या कर सकते हैं, अगर अधिकतर दौरे 2 से 4 मिनट में खुद ब खुद रुक जाते हैं तो उन्हें हमें ऐसी सुरक्षित जगह पर के सड़क पर दौरे अगर आ रहे हो तो उन्हें रोड से हटा करके किनारे में रख दें, ताकि आने जाने वाले वाहन के चपेट में ना आए, कोई दूसरी दुर्घटना ना हो। और जैसे ही दौरे अगर रुक जाते हैं तो फिर उन्हें हम नजदीकी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, ताकि चेकअप करने के लिए कि आखिर दौरे इन्हें क्यों आए। वैसे व्यक्ति जिसमें हम सीजर का कारण समझ जाते हैं तो उस कारण का इलाज करने से दौरों से हम मुक्ति पा सकते हैं। 2 से 3 साल या 4 साल तक की दवाइयां देने के बाद जब हम मेन कारण को अगर ट्रीट कर लेते हैं तो सीजर की रोकथाम हो जाती है, सीजर से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योर मिल जाता है। लेकिन जहां हमें कारण नहीं पता होता है, उस कंडीशन में हो सकता है कि जिंदगी भर उन्हें मिर्गी के दौरे की दवाई देनी पड़े। जब भी अगर किसी के दौरे लगातार चल रहे हो तो उसे मुंह से टैबलेट तो बिल्कुल न दे, नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएं, जहां नसों के द्वारा, IV या IM इंजेक्शन के द्वारा उन्हें हम दौरे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दौरे की बीमारी है तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नंबर 1, उसे तो सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाकर के कारण खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उसे दौरे क्यों आते हैं। हो सकता है सही जांच से हम कारण तक पहुंच पाएं और कारण का इलाज करें तो दौरों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 2, अगर उन्हें जो दवाई लिखी गई है उस दवाई को सही समय पर बिना डोज मिस किए हुए लेते रहें जब तक कि डॉक्टर की सलाह हो। बिना डॉक्टर की सलाह के हम दवाइयों को छोड़ेंगे नहीं। नंबर 3, बार बार दवाइयों को बदले नहीं, बार बार डॉक्टर को बदले नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर बदलने से हो सकता है दवाइयां मेरी छूट जाएंगी या छोड़ने की नौबत आ जाएगी। नंबर 4, नींद की मात्रा को सुनिश्चित करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम सही दवाइयां पे ले रहे हैं, लेकिन अगर नींद सही मात्रा में न लें तो हमें दवाइयां लेते हुए भी दोबारा दौरे आ सकते हैं। नंबर 5, नशा का सेवन न करें, किसी भी तरीके से नशा न करें। अल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट या इस तरह के ड्रग्स जो एडिक्शन वाले चीज होते हैं वो अक्सर हमारे मिर्गी की थ्रेशोल्ड को कम कर देते हैं, मिर्गी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। नंबर 5, अगर कोई मिर्गी का मरीज हो तो उसे कभी भी अकेले खतरे वाली जगह पर अकेले न भेजें, जैसे तालाब के किनारे तैरने न भेजें, कुएं के पास न भेजें, या ड्राइविंग करते समय ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनको रट लीजिए। अगली बार किसी को आपके सामने मिर्गी का दौरा पड़े तो उसे कंट्रोल करने के लिए मारना प्लीज मत शुरू कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। मीठा खाना बहुत लोगों को पसंद है, पर ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, इसलिए ज़्यादा शक्कर नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। अब क्या ये सच है? जवाब है नहीं। हाँ, ये धारणा बहुत आम है, पर शक्कर या शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप छक्कर खाना शुरू कर दें। ज़्यादा शुगर लेने से होता है वेट गेन, साथ ही आप ओवरवेट होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है।
अगर आप ओवरवेट हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा आपके सिर पर मंडराता रहता है, रिस्क रहता है। अगर आपको ये रिस्क कम करना है तो आपको अपने वेट का खास ख्याल रखना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मीठा खाने पर कंट्रोल करें, साथ ही वो फूड जिसमें फ़ैट होता है उस पर भी कंट्रोल करें, जैसे कि फ्राइड फूड, जंक फूड। अब आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ पर। सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की डायबिटीज़ आपको शुगर या कुछ मीठा खाने से या कुछ खाने से हो जाए। ये तब होता है जब आपके पैनक्रिया में इंसुलिन बनने वाले जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। अब इन्हें कौन डिस्ट्रॉय करता है? घर का भेदी लंका ढाए। आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसका काम होता है आपको बीमारियों से बचा कर रखना, वही इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ इस केस में आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। मगर हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपको मीठा खाने पर कंट्रोल करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर आपको एक्ने की दिक्कत रहती है तो महंगी क्रीम्स और फेस वॉश पर खर्चा करना काफ़ी नहीं है। आपको अपनी डाइट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है। अब ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं? ये होते हैं ब्रेड में, वाइट ब्रेड में, पास्ता, मैदा, चावल, नूडल्स, सोडा और शुगर में, यानी जो मीठी चीज़ें हैं, जो डेजर्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, चॉकलेट, ये भी चीज़ें अवॉइड करिए। अब आप क्या खा सकते हैं, क्या बेहतर है आपकी स्किन के लिए? ब्रोकली, पालक, गाजर, प्रोटीन जैसे कि अंडा, चिकन, राजमा, दाल, खूब सारा पानी पीजिए, इससे आपका एक्ने कंट्रोल में आएगा। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने मेल में अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन करिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।